एट्थ क्लास चैप्टर वुमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्म का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने कितनी सारी चीज़ें देखी, जिसमें ये देखा गया कि किस तरह से औरतों के प्रति जो थी 200 ईयर एगो किस तरह की भावनाएं थी हमारे देश में और किस तरह से वो बदली। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में सेकंड पार्ट में आज पढ़ेंगे इस चैप्टर का टॉपिक है वुमेन राइट अबाउट वुमेन्स। औरतों ने औरतों के लिए लिखा। फॉर द अर्ली 20th सेंचुरी के शुरू में मुस्लिम वुमेन्स लाइक द बेगम्स ऑफ द भोपाल, जो बेगमें थी, जो राजाओं की जो वो रानियाँ होती थी मुस्लिम में, उनको बेगम्स कहा जाता था। बेगम्स ऑफ भोपाल्स, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। प्लेड ए नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग द एजुकेशन उमंग वुमेन। औरतों को किस तरह से पढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सराहनीयपूर्वक काम किया। दे किसके लिए आ रहा है? बेगमों के लिए। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोले एट अलीगढ़ में। अनदर रिमार्केबल वुमेन, एक और रिमार्केबल जो औरत थी जिसका नाम है बेगम रोकेया सखावत हुसैन, स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। एक मुस्लिम वुमेन जिसका नाम था बेगम रोकाया सखावत हुसैन, इसने भी पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले। She was afraidless critics of conservative ideas, argues that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women। ये एक ऐसी औरत थी जिसने बिना डर के, बिना हिचक के धर्म गुरुओं को बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये जो इनके आइडियाज़ हैं ये बिल्कुल औरतों को हमेशा नीचे दिखाने वाले जो हैं, इनके प्लान्स होते हैं, इनके जो दिमाग है, जो आइडियाज़ हैं, वो बिल्कुल औरतों के ख़िलाफ़ हैं। बाय द 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर द यूनिवर्सिटीज़। देखो 1880s में ये जो हम भारतीय नारी थी, अब वो यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दिया था। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ ऐसी औरतें थी जो कि डॉक्टर भी बन चुके थे, एंड कुछ जो ऐसे थे जो अध्यापक भी बन चुके थे। मैनी वुमेन बिगेन टू राइट, बहुत सारी औरतों ने अब लिखना भी शुरू कर दिया था। एंड पब्लिश्ड, और छपाना, अपने लेख को छपाना। देयर क्रिटिकल व्यू ऑन द प्लेस ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी, और उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट करते थे कि किस तरह से औरतों के साथ व्यवहार हमारी सोसाइटी में किया जाता था। ताराबाई शिंदे एक फीमेल है। ये वुमेन एजुकेटेड, वो बेचारी घर में ही एजुकेटेड एट होम एट पूना में ही उसने पढ़ाई की, और एक पब्लिश होता है छपाना, एक बुक छपाई, जिस बुक का नाम क्या रखा उसने? स्त्री पुरुष तुलना। उस बुक का नाम क्या था? स्त्री पुरुष तुलना। किसने लिखी? जे ताराबाई शिंदे ने लिखी। इसमें ये जो स्त्री पुरुष तुलना का मतलब लिखा हुआ है ब्रैकेट में, एक कंपैरिजन बिटवीन द वुमेन्स एंड मैन। उनको आपस में कंपेयर किया गया है, औरत और मैन को इस बुक में कंपेयर किया गया है, उसके बारे में लिखा हुआ है। क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन, और बिल्कुल निंदा की हुई है कि किस तरह से हमारे समाज में औरत और आदमी को अलग नज़र से देखा जाता है। पंडिता रामाबाई
एक ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, ये संस्कृत के स्कॉलर थे पंडिता रानाबाई। फेल्ट दैट द हिंदुइज्म वाज ओप्रेसिव टूवर्ड्स द वुमेन, इन्होंने जब महसूस किया जो हिंदुइज्म में औरतें जो हैं उनको बहुत ही दबाया जाता है, उन्हें बड़ी दबी हुई बिल्कुल बड़ी मुश्किल वाली ज़िंदगी जो है वो निभाना पड़ती है। रोट ए बुक, उन्होंने एक बुक लिखी, किन्होंने? पंडिता रामाबाई ने एक बुक लिखी, और अबाउट द माइजरेबल लाइफ्स, उस बुक में किसके बारे में वर्णन किया गया है? जो बुरी दशा थी, किसकी? अपर कास्ट हिंदू वुमेन की। जो वो आपने पीछे पढ़ा था कि अपर कास्ट जो था सोसाइटी किस तरह से बांटी गई थी उस समय, और जो अपर कास्ट की औरतें थी हिंदुज़म में, उनको उनकी जो दुर्दशा होती थी घरों में, उसके बारे में लिखा। किसने लिखा? पंडिता रामाबाई ने लिखा। शी फाउंड इट, उन्होंने पंडिता रामाबाई ने फाउंडेड विडो होम एट पूना। उन्होंने देखो कितना बड़ा काम किया उन्होंने उस समय में भी, कि जो बेचारी विधवाएं होती थी, जो जिनके घर वाले मर जाते थे, उनके लिए उनका घर बनाया। होम एट पूना में उन्होंने घर बनाया। टू प्रोवाइड, वो घर उनको क्या देता था? उन विडोज़ को शेल्टर, रहने के लिए जगह देता था। टू विडोज़, वो वाली उन विधवाओं के लिए हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली, जिनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करते थे। कौन? बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव, जो उसके घर वालों के जो रिश्तेदार होते थे, उस औरत के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करते थे। उन औरतों के लिए उन्होंने घर बनाया। हेयर, उधर क्या काम करते थे वो? हेयर वुमेन्स, जो औरतें उधर आती थी, वर ट्रेंड, उनको सिखाया जाता था, सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली, कि वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो जाएं। ऐसा काम करें जिससे उनको 4 पैसे उनको मेहनत मिले और अपना जीवन अच्छा निभा सकें। नीडलेस टू से, ये कहना बहुत ही दुर्भाग्य है, ये कहने की मतलब बहुत, ऐसा कहना नीडलेस है। टू से, क्या कहना? ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स, कि कैसी बदकिस्मती है औरतों की। फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदुज़म, बहुत सारे, उस समय आपको पता है ये कब की बात हो रही है? अर्ली 20th सेंचुरी की बात हो रही है। उस समय आपको पता है हमारा देश जो था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और हमारे देश में उस समय नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी जो थे बहुत सारे लोग थे। लेकिन उन राष्ट्रवादियों के बीच में भी देखो मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट, ये महसूस करते थे वो भी क्या? दैट हिंदू वुमेन्स वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज। और देखो कितना बड़ा एलिगेशन जो था वो औरतों के ऊपर लगा के रखा हुआ था। उन्होंने भी कहते, जे उनका मानना ये था कि ये जो हिंदू औरतें हैं ये बिल्कुल वेस्टर्न वे में चली जाएंगी। ऐसा कभी नहीं उन्होंने सोचा कि भाई हम भी वेस्टर्न वे में जा रहे हैं, लेकिन उनको देखो कितनी सारी गलत धारणा थी औरतों के प्रति उन लोगों की भी, कि वो ये सोचते थे कि इन्होंने वेस्टर्न वे जो है उसे अडॉप्ट कर लेना है, उनका रहन सहन खान पीन, उनका जो सोच, उनका जो कल्चर है उसको अडॉप्ट कर लेंगी औरतें। एंड दैट दिस वुड करप्ट, और उनको जो डाउट हो जाता था, मतलब जिस मानने लगे कि ऐसा नहीं हो कि हमारा हिंदू कल्चर जो है वो ही ख़राब हो जाए। इरोड फैमिली वैल्यूज़, और जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो कहीं दिखे ही ना। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, इसी तरह के जो मुस्लिम भाई थे, वर आल्सो वरिड, उनको भी बड़ी चिंता सताने लगी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस, जो बदलाव हो रहे थे अब वो भी अपनी औरतों के बारे में इस तरह से वो भी बड़े ही चिंतित हो रहे थे। एज यू सी बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, आपने देखा कि जब 19th सेंचुरी के अंत में वुमेन देमसेल्फ वर एक्टिव वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स, आपने ये देखा औरतें, बहुत सारी औरतें जो थी अब उन्होंने काफ़ी एक्टिव थी अपने आप को सुधारने में, कि हमारी जो दुर्दशा है कैसे सुधरे। उन्होंने कौन? वुमेन्स, उन्होंने बुक्स लिखी, रोड बुक्स, किताबें लिखी, एडिटेड मैगजीन्स छपाई, फाउंडेड स्कूल, उन्होंने स्कूल खोले, ट्रेनिंग सेंटर खोले, जिसमें
ट्रेनिंग सेंटर जो हैं औरतों ने, जहाँ पे वो अपना इकोनॉमिकली सपोर्ट पा सकती थी, वो खोले। एंड सेट अप वुमेन्स एसोसिएशन, और इवन इधर तक कि उन्होंने औरतों ने अपने संगठन भी बना लिए थे। कब? बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में, फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। अब देखो इधर एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हो रहा है और इधर जो बात हो रही है अर्ली 20th सेंचुरी की हो रही है। दे फॉर्म्ड पॉलिटिकली प्रेशर ग्रुप। अब उन्होंने पॉलिटिकली, देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट हो गई थी अर्ली 20th सेंचुरी में। अब उन्होंने पॉलिटिकली प्रेशर ग्रुप भी बनाना शुरू कर दिया था कि अब वो जो चाहती थी टू पुश थ्रू लॉज, एक ऐसा कानून बने फॉर फीमेल, औरतों के लिए भी एक ऐसा कानून बने जो कि उनको अधिकार मिले, जिसे सफ्रेज कहते हैं। वो अधिकार क्या था? द राइट टू वोट। उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिले। उन्होंने इस तरह का एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाया। एंड बेटर हेल्थ, उनकी भी सेहत के लिए जो है उन्होंने इस तरह का इशू भी राइज़ किए। एंड एजुकेशन फॉर वुमेन, औरतों को पढ़ाई जो है वो भी उनका राइट है, इस तरह के इश्यूज राइज़ किए। सम ऑफ देम, उनमें से जॉइन वेरियस काइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट। उन वुमेन में से बहुत सारी औरतें जो थी वो नेशनलिस्ट भी बन गई, राष्ट्रवादी भी बन गई और समाजवादी भी बन गई, सोशलिस्ट भी बन गई। इस मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया, नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट। कब? फ्रॉम द 1920s में। इन द 20th सेंचुरी में जब ब्रिटिश जो रूल था, अब थोड़ा उनको लगने लगा ब्रिटिश रूल को कि अब ये भारत जो है वो हमारी पकड़ से जाने वाला है। जो हमारे लीडर्स थे सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस लैंड देयर सपोर्ट, उन्होंने भी सपोर्ट किया। टू डिमांड फॉर बेटर इक्वालिटी, ग्रेटर इक्वालिटी, उन्होंने ये इस तरह की डिमांड रखी कि आपको बराबर ग्रेटर इक्वालिटी दी जाएगी, बराबर, और फ्रीडम फॉर वुमेन, औरत के लिए इक्वालिटी और आज़ादी जो है वो दी जानी चाहिए। ये जो राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट लीडर्स, प्रॉमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंसी। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था, ये वादे कर दिए थे औरतों के ग्रुपों के साथ, उनको एसोसिएशनों के साथ, जैसे ही आज़ादी मिलेगी हम सभी जो मैंस और वुमेन्स हैं उनको पूरा का पूरा बराबर राइट दिया जाएगा, राइट टू वोट का, कि जितना अधिकार मैन का है वोट डालने का उतना ही वुमेन को भी दिया जाएगा। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स। और देखो कितना उनका प्रेशर बन चुका था औरतों का, वुमेन्स का, कि आप पूरा का पूरा सहयोग करें, हमारी आज़ादी हमने ब्रिटिशों को खदेड़ना है। और औरतों को कहा गया कि पूरा का पूरा आप तन मन धन के साथ हमारे साथ जो है वो स्ट्रगल करो ताकि हमारे देश को आज़ादी मिल सके। लॉ अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, एक ऐसा कानून पारित हुआ जो बच्चों की शादी जो है, बच्चों की छोटी उम्र में शादी जो है वो नहीं करवाई जाए। विद द ग्रोथ ऑफ द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, आपने पीछे देखा किस तरह से औरतों का संगठन जो है उन बढ़ते जा रहे थे। एंड राइटिंग, किस तरह से औरतें लिखने में भी काफ़ी एक्टिव हो गई थी ऑन दीज इश्यूज़। जो भी पीछे कितने सारे इश्यूज़ देखे आपने जो औरतों ने उठाए, आपने जो उनके खिलाफ भी थे और समाज के प्रति, समाज के खिलाफ भी में भी थे। द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेन स्ट्रेंथ, ये जो रिफॉर्म्स बन रहे थे इनको ताकत जो थी वो औरतों के द्वारा दी जा रही थी। पीपल चैलेंज्ड, लोग जो थे वो चैलेंज्ड अनदर, एक और लोगों ने चैलेंज किया, एक और हमारा जो कस्टम, जो हमारा रवाज था, जो हमारा एक सोचो कि एक बुरी धारणा चल रही थी, उसके खिलाफ भी लोगों ने उसको चैलेंज किया कि उसे रोकने की कोशिश की। दैट ऑफ द चाइल्ड मैरिज, वो जो कस्टम था
जो वो हमारा रिवाज, जो पुराना रिवाज था बच्चों की मैरिज को, उन्होंने लोगों ने उसको भी रोकने की कोशिश की उस समय। देयर वर ए नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या हुआ, बहुत सारे इन नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो इलेक्ट हुए थे, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गए हुए थे। उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश की। हु फॉट, लड़ा, टू मेक ए लॉ, और उन्होंने एक नया एक कानून बनाया। उस कानून में प्रिवेंटिंग क्या था, रोकना। उस कानून में क्या था, बच्चों को छोटी उम्र में बच्चों की शादी को रोकना। इन 1929, कब, 1929 में द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट, एक ऐसा एक्ट बना जिसमें चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकता था। उसके बाद वो पास हो गया लॉ, एक ऐसा एक्ट पास हुआ 1929 में, विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट, ऐसा डिबेट एंड स्ट्रगल दैट अर्लियर लॉज हैड सीन। जितने भी पहले जो लॉज सामाजिक तौर पे जो बने, जो जितनी भी जो हमारे कस्टम्स थे, जो एवल कस्टम्स थे, उनको हटाने के लिए बड़ी जितनी मशक्क़त उनमें करना पड़ी थी, इतनी मशक्क़त इसमें नहीं की। ये बिल्कुल शांति से पारित हो गया ये लॉ। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, नो मैन, कोई भी आदमी बिलो द एज ऑफ 18, बिलो द एज ऑफ द 18, 18 साल से पहले, और औरत बिलो द एज ऑफ द 16, और जो औरत है वो 16 साल से पहले वो शादी नहीं कर सकते थे। एक ऐसा एक्ट पारित हुआ। सब्सिक्वेंटली दीज लिमिट्स वर राइज्ड, बाद में ये जो 18 ईयर्स एज को बढ़ा के बाद में इसको 21 कर दिया गया फॉर मैन के लिए, और जो पहले 16 ईयर थी वुमेन की एज मैरिज वाली, अब उसको बढ़ा दिया गया 18 फॉर वुमेन के लिए। तो इस तरह का 1929 में एक ऐसा एक्ट पास किया गया। अब चाइल्ड मैरिज जो थी वो बैंड हो गई। नेक्स्ट टॉपिक, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। आपको पता है जातिवाद और सामाजिक में और कितनी सारी कुरीतियाँ थी, उनमें भी सुधार लाना था, रिफॉर्म्स लाने थे। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स, कुछ जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटीज़। पीछे हमने देखा उन्होंने बहुत बड़ी बार इस चीज़ को जो है कहा कि ये गलत है, क्रिटिसाइज़ किया कि कास्ट में जो इनइक्वालिटीज़ रखी गई थी, जो आपने पीछे देखा कि हमारी सोसाइटी जो है वो किस तरह से डिवाइडेड हुई है, जो इनइक्वालिटी थी, उन्होंने उसको बहुत बार उसकी निंदा की। राजा राम मोहन राय, उन्होंने देखो कितना बड़ा काम किया, उन्होंने कन्वर्ट किया बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट किताब को, वो जो बुद्धिस्ट में लिखी हुई किताब थी उसको ट्रांसलेट किया गया, और दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट, और वो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी उसमें कास्ट की बहुत सारी जो थी कुरीतियों के बारे में लिखा हुआ था, उसको ट्रांसलेट किया और लोगों को पढ़ाया कि देखो किस तरह की जो बुद्धिस्ट वाली जो थी सोच है कि कैसे समाज में समाज किस तरह से इक्वल रहेगा, तब जाके समाज अच्छा बन सकता है। द प्रार्थना समाज एडहर्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। ये जो एक समाज जिसका नाम प्रार्थना समाज रखा, उन्होंने आधार बनाया कि इस तरह का ट्रेडिशन होना चाहिए, ऐसी सोच समझ होनी चाहिए भक्ति के बीच में, कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी, कि जो कि आत्म रूपी सभी कास्ट में बराबर होनी चाहिए, कि ऐसी भक्ति होनी चाहिए जो कि ऑल कास्ट की स्पिरिचुअल इक्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। इस समाज ने इसे आधार बना के ये समाज बना। कौन सा समाज बना?
प्रार्थना समाज, इस इन्होंने क्या आधार बनाया इस समाज ने कि टू हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए, टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअली इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। इन बॉम्बे में द परमहंस मंडली, एक मंडली परमहंस मंडली उन्होंने वाज फाउंडेड इन 1840 की बात करें, वो ये मंडली बनाई। इन्होंने इस मंडली ने क्या काम किया, टू वर्क फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट। इन्होंने जो कहा कास्ट सिस्टम को ख़त्म, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसे ख़त्म किया जाए। मैनी ऑफ दीज, इनमें से बहुत सारे जो रिफार्मर्स थे एंड द मेंबर ऑफ रिफॉर्म्स, जो मेंबर थे रिफार्मर्स और जो मेंबर थे रिफॉर्म्स के एसोसिएशंस वर पीपल ऑफ द अपर कास्ट। इसमें अपर कास्ट के जो मेंबर और रिफार्मर्स थे जिन्होंने इस तरह की पहल की। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग, अक्सर गुप्त मीटिंगें, गुप्त मुलाकातें। दीज रिफार्मर्स वुड वायलेट, जो चाहते थे कि ख़त्म होना चाहिए, वायलेट मतलब रिफार्मर्स वुड वायलेट कास्ट taboos on food and touch in an efforts to get rid of the hold of caste prejudices in their lives। वो जो चाहते थे, अक्सर वो किस तरह की मीटिंगें किया करते थे कि जो रिफार्मर्स जिन्होंने परमहंस मंडली जिन्होंने बनाई, इसमें जो रिफार्मर्स थे वो अक्सर चोरी छिपे चुपचाप करके मीटिंगें करते थे। दिस रिफार्मर्स और वुड वायलेट कास्ट तबोज, उन्होंने कहा कि इसे तहस नहस किया, किसको, जो तबोज थे ऑन फूड एंड टच के ऊपर, कि खाना नहीं खाना, तबोज ऑन फूड एंड टच, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने कहा ये गलत है। इन एन एफर्ट्स, वो इनका वो जो धारणा थी ख़त्म करने की कि टू गेट राइट, फ्री हो जाओ ऑफ होल्ड, ये जो कास्ट सिस्टम हमने जो रखा हुआ है, ये जो बंदिशें एक दूसरे इंसान के बीच में बनाई हुई हैं, प्रीजुडिसाइजेस इन देयर लाइफ्स, कि अब हमारी ज़िंदगी से ये चीज़ें सब ख़त्म हो जानी चाहिए। देयर वर आल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस, बहुत सारे थे उन्होंने भी क्वेश्चन राइज किए, भाई ये किस तरह की इनजस्टिफिकेशन है, ये किस तरह का जो है वो नहीं मानने वाली जो समाज में बातें हैं। ऑफ द कास्ट सोशल आर्डर, कि जे कास्ट में जो सोशल आर्डर बनाया गया है, ये किस तरह का धारणा जो है वो हमारे समाज में है, ये ख़त्म होनी चाहिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, जो आप हमने पीछे पढ़ा, जो 19th सेंचुरी में जो हमने धारणा देखी कि समाज में किस तरह की धारणा बनी हुई है, एक दूसरे को अलग करने की, अलग रहने की, अलग बंटने, एक दूसरे को बांटने की, ये धारणाएं ख़त्म होनी चाहिए। क्रिश्चियन मिशनरीज़, आपको पता था ब्रिटिश रूल चल रहा था, उन्होंने अपनी क्रिश्चियन जो मिशनरी थी वो भी शुरू हो गई। इधर उन्होंने देखा कि ये लोग जो हैं इनका जो सामाजिक जो चलन है बिल्कुल बड़ा ही लो सोच का है, वो अब उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी भी शुरू कर दिया कि लोगों को क्रिश्चियन धर्म में डालने वाला काम उन्होंने शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी स्कूल बनाना शुरू कर दिए। किन के लिए स्कूल बनाए, फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स, वो लोग जो बेचारे एक जगह से दूसरी जगह जानवर लेके जाते, और उनके लिए उन्होंने स्कूल्स बनाए। जो लो कास्ट के लोग थे, जो पीछे हमने पढ़ा, उन लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए। दी चिल्ड्रंस वर, जो बच्चे, दीज चिल्ड्रन वर थस अक्यूप्टेड, इनको दिए, और क्या, एक तो स्कूल्स बना दी, अक्यूप्टेड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वेज इनटू द चेंजिंग वर्ल्ड, कि इस तरह का सामान मतलब उनको मुहैया करवाते थे कि वो बदलती दुनिया में वो भी अपने आप को बदल पाएँ। एट द सेम टाइम द पोर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस, उस समय एट द सेम टाइम जो गरीब था उसने शुरू कर दिया था क्या, छोड़ना अपने गांव और टुल्लू को, और निकल पड़ा था ढूंढने के लिए किसको, नौकरियों को। दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़, अब वो शहरों की तरफ नौकरी पाने के लिए
चल पड़े। देयर वाज वर्क इन द फैक्ट्रीज, अब कारखाने खुल चुके थे, कारखानों में जो था काम बढ़ गया था। दैट वर कमिंग अप, और कारखाने बढ़ रहे थे। एंड जॉब्स इन म्यूनसिपैलिटीज, शहरों में अब काम और नौकरियों का काम बढ़ रहा था, क्योंकि फैक्ट्री कारखाने जहाँ हो वहाँ तो नौकरियाँ जो है वो खुल जाती हैं लोगों के लिए। जो हैव रीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा कि शहर किस तरह से फैले। इन चैप्टर नंबर 6, थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ द लेबर्स दिस क्रिएटेड, और जैसे जैसे शहर फैले और फैलते जा रहे थे, ऐसे ऐसे लेबर की डिमांड बढ़ती जा रही थी। ड्रेन्स हैड टू बी डग, और शहरों में आपको पता है जहाँ शहर होते हैं वहाँ गंदगी के लिए जो है, गंदे पानी के लिए नाले जो हैं वो खोदना शुरू हो गए थे। रोड बनना, रोड लेड, सड़कें बिछना शुरू हो गई थी। बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड, बड़े बड़े इमारतें बनना शुरू हो गई थी। एंड द सिटीज़ क्लीन, और सिटीज़ को साफ़ किस तरह से रखा जाए, इस तरह का काम जो था शहरों में उस समय बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा। दिस रिक्वायर्ड कुलीज, इन कामों को करने के लिए कुलीज की ज़रूरत थी, डिगर्स की ज़रूरत थी, कैरियर्स की ज़रूरत थी, ब्रिक लेयर्स की ज़रूरतें थी, सैवेजेस क्लीनर्स की ज़रूरत थी, स्वीपर्स की ज़रूरत थी, प्लान क्यून वेरियर्स की ज़रूरत थी, रक्षा पुलर की ज़रूरत थी। वेयर डज दिस लेबर्स कम फ्राम, इस तरह की लेबर कहाँ से आती? द पुअर, वो गरीब जो कि गांव का और छोटे कस्बों का। मैनी ऑफ देम फ्राम लो कास्ट, और ज़्यादातर ये लोग लो कास्ट के थे। बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया मूव, चलना, किस तरफ? टू द शहरों की तरफ, टू द सिटीज़, वेयर देयर वाज ए न्यू डिमांड फॉर लेबर, जहाँ लेबर की डिमांड होती थी वहाँ पे ये चल पड़ते। सम आल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशंस इन असम, उनमें से कुछ कईयों ने काम किया पौधे लगाने का असम में। प्लांटेशन में काम किया, पौधे नहीं, प्लांटेशन का काम किया असम में। मॉरिशस में गए, त्रिनिदद में गए, और इंडोनेशिया में गए। वर्क इन द न्यू लोकेशन, नई जगह पे काम, वाज अक्सर वेरी हार्ड, बड़ा मुश्किल होता। बट द पोर, लेकिन जो गरीब थे, द पीपल फ्राम लो कास्ट, जो छोटी जाति के लोग थे, सा दिस, उन्होंने ये देखा, एज एन अपॉर्चुनिटी, कि उनको एक ऐसा मौका मिला हुआ है, टू गेट अवे फ्राम द ओप्रेसिव होल्ड, कि हमारे ऊपर जो सदियों से जो दबाव बना हुआ है, हम इस दबाव से दूर भाग सकते हैं। जो दबाव किन्होंने बनाया हुआ था? अपर कास्ट के लैंड ऑनरों ने, जो ज़मीन मालिक थे अपर कास्ट के लोग, उन्होंने जो उनको बिल्कुल दबा के रखा था। उनको लग रहा था कि यदि हम ऐसी जगहों पे काम करेंगे हम उनके नीचे से निकल सकते हैं। एक्सरसाइज्ड ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमलाइजेशन दे सफर्ड, और जो उनके साथ नाइंसानियत का व्यवहार सदियों से जो चलता आ रहा था, उन्होंने सोचा हम इनसे निकल सकते हैं, हमें इस तरह का काम जो है हर हाल में करना पड़ेगा। देयर वाज अदर जॉब्स टू, और भी बहुत सारे काम थे। द आर्मी फॉर इंस्टेंस, फौज का, जिसमें ऑफर अपॉर्चुनिटीज़, उस समय फ़ौज में काफ़ी सारी जो थी वो मौके मिलते जाने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनको ऑफर्ड होता है देना, उनको आर्मी में मौके देना कि आप आर्मी में। ए नंबर ऑफ महर पीपल, बहुत सारे जो महर लोग थे, हु वाज रिगार्डेड, जिनको ज़्यादातर अनटचेबल में वो लोग आते थे, फाउंड जॉब्स, उनको नौकरियां मिली इन द महर रेजिमेंट। एक रेजिमेंट बनाया आर्मी ने, और उस रेजिमेंट का नाम ही महर रेजिमेंट रखा, और बहुत सारे जो महर लोग थे उसमें भर्ती हो गए। द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, जो पिता थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, वो लीडर थे। कौन वो लीडर थे?
दलित मूवमेंट के, और जो लो कास्ट में एक मूवमेंट बनी जिसका नाम दलित रखा गया, वो उसके लीडर थे। उन्होंने पढ़ा हुआ था एट एन आर्मी स्कूल, और उन्होंने पढ़ाई भी की हुई थी। किन्होंने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के फादर ने किस स्कूल में पढ़ाई की हुई थी? पढ़ाई नहीं, पढ़ाया करते थे। कहाँ पे? आर्मी स्कूल में। टॉट एट एन आर्मी स्कूल। टॉट मतलब पढ़ाया करते थे वो आर्मी स्कूल में, और वो एक दलित मूवमेंट के लीडर भी थे। डिमांड फॉर इक्वालिटीज एंड जस्टिस। अब डिमांड होने लगी कि बराबरी चाहिए हर चीज़ में, चाहे वो मैन और वुमेन की हो, चाहे कास्टिज्म की हो, और जस्टिफिकेशन चाहिए, और जस्टिफिकेशन न्याय चाहिए। जो काम करे उसको उस हिसाब से पैसा चाहिए, उसको इज्जत चाहिए। इस तरह की उसकी डिमांड जो थी अब बढ़ना शुरू हो गई।